Hello guys, welcome to my YouTube channel Fun Point AMMB। आज हम सेंटर फोर्स प्रॉब्लम को ही आगे डिस्कस करते हुए इंटीग्रेबल पावर लॉ इन टाइम इन केपलर प्रॉब्लम को आज पढ़ेंगे कि जो हमारा हम किसमें निकालना क्या चाहते हैं। हम थीटा के वैल्यू निकालना चाहते हैं। थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम तो इसमें होगा क्या कि हमारे पास जो पार्टिकल क्या ऑर्बिट ट्रेस करेगा विद टाइम उसके हमें हम उसको समझने में सफल हो पाएंगे अगर हमें थीटा की वैल्यू का पता चल जाता है। तो हमें क्या निकालनी है, इधर थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल मोशन के ड्यूरिंग जो हमने रिजल्ट आया था उसको लेके चलेंगे। हम लिखेंगे कैसे, द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज, ऐसे पहले हम नोट डाल देंगे कि जो हमने फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन की जो इक्वेशन निकाली थी वो जैसे कि हमने उसमें किया था, हमारे सेकंड टॉपिक में किया था। तो आप पहले उस रिजल्ट को लिखोगे कि हमारे पास ये इक्वेशन आई है। जो इक्वेशन थी 1/2 mr.2 प्लस j² अपॉन 2 mr² प्लस v इज इक्वल टू ई। ई क्या था, एनर्जी थी जो हम कांस्टेंट के रूप में लेके चले थे। अब क्या होएगा, इधर से हम हमें r.2 की वैल्यू पता ही है कि r. का मतलब क्या था, dr/dt²। इधर से हम क्या करेंगे आफ्टर सोल्व, जैसे इधर ई है, इधर क्या करेंगे ई माइनस वी कर लेंगे और फिर क्या कर देंगे माइनस में इधर भी इसको भी इधर लेके चले जाएंगे, फिर dt को इनटू में ले जाएंगे। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आफ्टर सोल्व करके हमें dt की वैल्यू निकालनी है। आप एक साइड dt की टर्म कर लोगे, एक साइड dr की कर लोगे और फिर क्या हो जाएगा, dt की निकालने के लिए क्या चला जाएगा, बाई में चला जाएगा और हम क्या कर देंगे, ये पावर 2 है, इधर जाके 1/2 में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। इधर स्क्वायर है तो ये तो सिर्फ बाहर आ जाएगा dr तो, और बाकी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास dt की वैल्यू क्या बन जाएगी, dr अंडर रूट 2/me माइनस v माइनस j² अपॉन 2 mr² का अंडर रूट। ये हमारे पास वैल्यू बनेगी कि अंडर रूट तो ये वैल्यू है जो हमने dt की मल्टीपल थी और dr का हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, थीटा डॉट की हमने वैल्यू डिस्कस की थी। जो हमने क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स, उधर हमने थीटा डॉट की वैल्यू निकाली थी j/mr²। यहाँ से भी हमें थीटा डॉट की वैल्यू पता होती है। थीटा डॉट को क्या लिखते हैं, dθ/dt जो है j इज इक्वल टू mr² के वैल्यू के इक्वल। यहाँ से भी हम dt निकाल लेंगे, यहाँ से भी dt की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, mr²/j इंटू dθ। अब यहाँ भी dt की वैल्यू, यहाँ भी dt की वैल्यू है, तो हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो दोनों को इक्वेट किया। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, dθ की, क्योंकि हमें क्या निकालना, थीटा की वैल्यू निकालनी, ताकि हमें हम जो विद टाइम जो हमारा पार्टिकल ट्रेस करेगा ऑर्बिट, उसके क्या कर सकें हम समझ सकें, उसके बारे में हम नॉलेज ले सकें। उसके लिए हमें थीटा की वैल्यू की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ से पहले dθ की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर थीटा के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारी dθ की वैल्यू है इज इक्वल टू j/mr² dr 2/me माइनस v माइनस v माइनस j²/2 mr²। तो इधर से हम क्या ले लेंगे, अब हमने क्या किया, अब ये हमारे पास j था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये ऐसे लिख सकते हूँ बाई j। तो अगर अंडर रूट में लेके जाऊँ तो क्या जाएगा, j² जाएगा और ऊपर से क्या जाएगा, m² जाएगा। तो हम इसको अंडर रूट में ले गए, dr/r² 2/m इंटू m² अपॉन j² e माइनस v माइनस j² अपॉन 2 mr² अंडर रूट। तो अब ये क्या करेंगे, इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, ई से भी माइनस वी से भी j² से अपॉन 2 mr² से, और जहाँ से कैंसिल होता है वहाँ कैंसिल कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी कि dθ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, dr/r² अंडर रूट
2me/j² माइनस 2mv/j² माइनस 2mj² गुना में j²/2mr²। जहाँ से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। फिर हमारे पास इक्वेशन बनेगी d थीटा इज इक्वल टू dr/r², 2me/j² माइनस 2mv/j² माइनस 1/r² अंडर रूट। अब क्या करेंगे, इधर r को हम पुट कर देंगे u को पुट कर देंगे 1/r, जो कि हमने पहले भी किया था जब हमने उसकी बात की थी, जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी ऑर्बिट के लिए, तो हमने वहाँ भी पुट किया था u इज इक्वल टू 1/r। सिमिलरली हम वैसे ही इधर भी पुट कर देंगे u इज इक्वल टू 1/r। तो हमारे पास dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें इधर dr की वैल्यू चाहिए, तो dr की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से dr की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से पहले du की वैल्यू निकालें, माइनस 1/r² dr आती है, तो यहाँ से dr की वैल्यू निकाल लें, 1/r² की जगह क्या रख देंगे हम u², तो हमारे पास dr की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस du/u²। तो हम इधर r की स्क्वायर की जगह तो r² की जगह तो u² पुट कर देंगे, और dr की जगह dr की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने 1/r² की वैल्यू जगह u² पुट किया, और dr की जगह पे पुट किया हमने माइनस du/u²। तो u² से u² कैंसिल हो जाएगा, du बच जाएगा, और नीचे भी हमने क्या किया, 1/r² की जगह क्या पुट किया, u²। तो ये इनमें तो हमारा r इन्वॉल्व ही नहीं था, तो हमारी टर्म्स पहले वाली दोनों सेम रह जाएंगी, 2me/j² माइनस 2mv/j² माइनस u² अंडर रूट। तो डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस du, डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस du अंडर रूट 2me/j² माइनस 2mv/j² माइनस u²। अब हमें क्या निकालना है, हमें डी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे लिखेंगे आगे, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड बिकॉज वी वांट टू find out the value of theta so that we are able to trace the orbit of particle with time, ताकि हम क्या कर सकें, पार्टिकल का ऑर्बिट ट्रेस कर सकें कि टाइम के साथ ऑर्बिट कैसा आएगा, इसकी नॉलेज ले सके। इसके लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए होगी, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम लिमिट लगाएंगे कि हमने इनिशियल वैल्यू मान ली थीटा की, थीटा नोट है, और आफ्टर सम टाइम थीटा है। ऐसे ही u की वैल्यू नोट है इनिशियली, एंड आफ्टर टाइम t u है। तो हम निकाल देंगे थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगाएंगे थीटा नोट से थीटा। ऐसे ही डी यू की लिमिट लगाएंगे u नोट से u, और नीचे वाली हमारे पास सेम ही रहेगा, 2me/j² माइनस 2mv/j² माइनस u² अंडर रूट। अब हमने थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा थीटा हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा थीटा माइनस थीटा नोट, और ये इस साइड वाला इंटीग्रेशन हमारे पास सेम रहेगा। अब ये देखो माइनस थीटा नोट इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस थीटा नोट, और ये माइनस का था ही, तो ये हमारे पास बच गया थीटा इज इक्वल टू थीटा नोट माइनस अंडर रूट इंटीग्रेशन u नोट से u डी यू अंडर रूट 2me/j² माइनस 2mv/j² माइनस u²। हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको मैंने नाम दे दी इक्वेशन 3। आप अपनी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हो इक्वेशन को। एज वी नो दैट व्हेन पार्टिकल मूव्स अंडर सेंट्रल फोर्स व्हिच पोटेंशियल डिपेंड अपॉन r और सम पावर ऑफ r, देयरफॉर वी कंसीडर v इज इक्वल टू k r की पावर n+1। हमें पता है कि जब पार्टिकल क्या होता है, सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर पे ही डिपेंड करती है, या उसकी कुछ पावर पे डिपेंड करती है। तो हम क्या मान लेंगे, जनरली v को क्या मान लेंगे, k इज इक्वल टू k r n+1, वेयर k क्या कांस्टेंट है, और n+1 ही क्यों लिया हमने इस जो पूरी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पावर को क्या लिया, n+1, ताकि n की वैल्यू वेरी करें। वैसे ही हमारा हमें पता है कि सेंट्रल फोर्स की भी डिपेंड किस पे करेगा, v के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r पे डिपेंड करेगा, तो हमारी पावर आगे आ जाएगी, तो कुछ सिंपल ही बनेगी। इसलिए हमने पावर क्या लिया है, n+1 लिया है। अब
क्या करेंगे हम, हमें पता है सेंटर फोर्स क्या होता है, फॉर आर इज इक्वल टू माइनस कर ली वी बाई कर लिया। तो अब इसका वी की वैल्यू इधर से पुट करें के आर एन प्लस वन, तो आर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डेरिवेटिव एन प्लस वन आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी और के एज इट इज रह जाएगा। तो हमारे पास एफ ऑफ आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस के एन प्लस वन आर की पावर एन है, और हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया 4 स्टार। ये जो हमारी वी की वैल्यू आई थी उसको दे दिया था हमने 4। अब हमें पता है कि जो हमारा है ना हमें दिख ही रहा है इस इक्वेशन से जो कि जो हमारा सेंट्रल फोर्स है वो वेरी कर रहा है विद nth पावर ऑफ आर के साथ। अब हमें निकालनी क्या थी, थीटा की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें ऑर्बिट की विद टाइम ट्रेस के बारे में पता लगाना है कि पार्टिकल हमारा कैसा ऑर्बिट ट्रेस कर रहा है। तो हमने जो इक्वेशन थी इधर, जो इक्वेशन को नाम लेके चले थे, फाइनल इक्वेशन 3 आई थी, इधर हम क्या कर देंगे वी की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि वैल्यू आई हमारे पास के आर एन प्लस वन, इधर पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी थीटा इज इक्वल थीटा नोट माइनस इंटीग्रेशन यू नोट से यू डी यू अंडर रूट 2 एम ई जे स्क्र माइनस 2 एम के आर एन प्लस वन बाई जे स्क्र माइनस यू स्क्र। अब हम क्या करेंगे आर की जगह वैसे ही यू की 1 बाई आर को क्या पुट करते हैं यू, तो इधर यू की क्या वैल्यू जाएगी, यू की वैल्यू बन जाएगी माइनस एन प्लस वन। तो हमने इधर पुट कर दिया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये जैसा कि हमें इस इक्वेशन दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू निकालनी ईजी हो जाए अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू हमसे निकल जाए। इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो ये इसकी वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी हो जाए अगर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का बन जाए, अंडर रूट अल्फ़ा यू स्क्वायर प्लस बीटा यू प्लस आर, फॉर विच माइनस एन प्लस वन, जो हमारी यू की पावर आई है माइनस एन प्लस वन क्या हो 0 1 2 एंड शो ऑन वैल्यू को टेक करें। आप ये लिख यहाँ पे पॉइंट डालोगे इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन 5, जो आप इक्वेशन का नाम देते हो वो आप लिख दोगे। मैंने इधर 5 नाम दिया तो मैंने इसको इक्वेशन 5 बोल दिया। और क्या कह दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू सोल्व इंटीग्रल, इट is convenient to reduce the denominator in the form under root alpha u square plus beta u plus r, for which minus n plus 1 is equal to 0 1 2 and show on। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार माइनस एन प्लस वन की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी की वैल्यू जो आएगी वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी एफ ऑफ आर की वैल्यू बनेगी वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमने माइनस एन प्लस वन की वैल्यू पहले 0 पुट की, तो हमारे पास वी की वैल्यू क्या थी के की पावर आर की पावर एन प्लस वन, तो एन प्लस वन की वैल्यू क्या पुट कर दी 0, तो आर की वैल्यू 0 इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा पार्टिकल मूव करेगा अंडर द कांस्टेंट पोटेंशियल। तो अब हम क्या करेंगे, एन प्लस माइनस एन प्लस वन की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इससे हमारे वी की वैल्यू क्या बन जाएगी के, आर की वैल्यू क्या होती है एन प्लस वन, तो एन प्लस वन की जगह क्या रख देंगे 1। तो हमारे पास एफ ऑफ आर क्या होता है कर वी बाई कर लिया, तो इधर हमने वी की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास के की एफ ऑफ आर की वैल्यू बनी के आर -2। तो ये क्या दिखा रहा है, एफ ऑफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ये किसको फॉलो कर रहा है, हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम करेंगे कि अब हम क्या पुट कर देंगे, माइनस एन प्लस वन की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, तो उधर हमारा एफ ऑफ आर क्या आ जाएगा 1 बाई आर क्यूब, तो उधर हमारा फॉलो करेगा इनवर्स क्यूब लॉ को फॉलो करेगा। तो हमारा जो हमारा सेंट्रल फोर्स है वो क्या करेगा 1 बाई आर की पावर समथिंग पे डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो, इसको ही क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेबल पावर लॉ इन टाइम, इसको इस प्रॉब्लम को कहते हैं। और यहाँ तक ही आपको फाइनल एग्जाम में लिख के आना है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लाप्लास रंजे-लेंज वेक्टर। हमें पता है कि सेंटर फोर्स में जब पार्टिकल मूव करता है ना, तो हमारा
जे मीन्स एंगुलर जो हमारी मोमेंटम है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक और वेक्टर ऐसा होता है जो हमारा जो हमारा पार्टिकल मोशन करता है अंडर सेंटर फोर्स, तो वो वेक्टर भी क्या कहता रहता है, कंजर्व रहता है। तो उस वेक्टर का नाम है लाप्लास रेंजे लेंज वेक्टर। तो इसके बारे में हमें कैसे लिखना है अभी आगे पढ़ते हैं हम। द लाप्लास रेंजे लेंज वेक्टर इज यूज्ड मेनली टू डिस्क्राइब द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट। अब तक हमने क्या किया, अब हमने जो इससे प्रीवियस टॉपिक क्या था उसके अंदर हम थीटा की वैल्यू निकाल के ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि हमारा जो पार्टिकल है वो कैसा ऑर्बिट ट्रेस करेगा विद इन टाइम। अब जो लाप्लास रेंजे लेंज वेक्टर अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते तो ये हमारे बताते हैं शेप के बारे में कि हमारा जो ऑर्बिट होगा उसकी शेप क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होगी। और क्या बताता है, व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट थ्रू सेंट्रल फोर्स द लाप्लास लेंज वेक्टर रिमेन कंजर्व। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जे भी कंजर्व रहता है और दूसरा वेक्टर कंजर्व रहता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, लाप्लास लेंज वेक्टर बोलते हैं। तो इसको कांस्टेंट दिखाने के लिए, कंजर्व दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे कि देखना चाहेंगे कि कंजर्व रहता है तो कैसे रहता है और इसके जो हमारे इसकी डायरेक्शन है वो जे के विद रिस्पेक्ट कैसे है। तो ये हम सब निकालना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लेट अस कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन सेंट्रल फोर्स फील्ड f विच इज गिवन एट। कि हमें पता है कि जो पार्टिकल ऑफ मास m है अगर वो सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव करता है तो उसके लिए हम क्या इक्वेशन लिखते हैं, f इज इक्वल टू एफ ऑफ r यूनिट वेक्टर। तो एफ ऑफ आर क्या है हमारा सेंट्रल फोर्स, और आर यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और हमें ये क्या है, हमारे फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है पार्टिकल जब हमारा सेंट्रल फोर्स के अंदर मूव करता है। अब हमें पता है कि हमारा जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। इसको पी डॉट भी लिख सकते हैं। अब देखो इधर से भी फोर्स की वैल्यू निकाली हमने, इधर से भी फोर्स की वैल्यू निकाली, तो इक्वेट कर लें। तो इक्वेट किया तो हमने क्या डी पी बाई डी टी की वैल्यू क्या, एफ ऑफ आर यूनिट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, लाप्लास लेंज वेक्टर निकाला और उसकी क्या निकालनी है, उसकी डायरेक्शन के बारे में पता लगाना है कि उसकी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जे क्या है। तो हमने क्या किया, पहले इसको निकालने के लिए हमने एक वेक्टर को कंसीडर किया आर को। इधर आप कोई और भी वेक्टर की नोटेशन नोट कर सकते हो, बी सी डी जो आपको अच्छा लगे। मैंने आर वेक्टर लिया है और इसको क्या लेके चलेंगे, पी क्रॉस जे, यार पी क्या है लीनियर मोमेंटम, जे क्या है हमारी एंगुलर मोमेंटम। इनका क्रॉस प्रोडक्ट को हमने क्या दिखाया, एक वेक्टर से दिखाया। तो अब ये आप ये मत सोच लेना कि आर क्या है, लाप्लास रेंजे लेंज वेक्टर है, नहीं, हम ये इसको निकालने के लिए कर रहे हैं। ये हमारा लाप्लास रेंजे वेक्टर नहीं है, बस इसे निकालने के लिए हमने कोई वेक्टर को कंसीडर किया। अब इसको जो हमारी आर को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारी डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, पहले इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे ये सेम रहेगा, फिर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे ये सेम रहेगा। तो हमारी हो जाएगी पी क्रॉस डी जे बाई डी टी प्लस टी पी बाई डी टी क्रॉस जे। तो हमें पता है कि जो हमारी होती है डी जे बाई डी टी क्या है, जीरो है। ये फर्स्ट टर्म जीरो है क्योंकि क्या होती है हमारी जे हमारी जब पार्टिकल मूव करता है अंडर द सेंटर फोर्स क्या होती है, कंजर्व रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब जे कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जीरो होगा। तो हमारे पास सेकंड टर्म ही बचती है डी पी बाई डी टी क्रॉस जे। तो डी आर की वैल्यू क्या है, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टी पी बाई डी टी क्रॉस जे। तो अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से जहाँ डी पी बाई डी टी की वैल्यू आई थी एफ ऑफ आर इंटू आर यूनिट आर यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं, एफ ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू डी पी बाई डी टी की वैल्यू हमने प्रीवियस इक्वेशन थी जो हमारी 3, वहाँ से हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। तो पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड गुणा में जे क्रॉस। अब इधर हम जे क्रॉस की वैल्यू रख देंगे, जे क्रॉस की वैल्यू हमें पता है आर क्रॉस पी होती है, आर क्रॉस पी की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें पी की वैल्यू भी पता है क्या होती है, एम वी, और हम यहाँ क्या है कांस्टेंट, तो हमने बाहर निकाल दिया। तो डी आर बाई डी टी इधर वेक्टर नोटेशन लगा लीजिएगा।
तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या तो आप वेक्टर नोटेशन नोट ही ना करें, अगर नोट करें तो सब पे ही आपको वेक्टर नोटेशन लगानी ही, आप वेक्टर नोटेशन को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब इधर क्या करेंगे, एम को मैंने बाहर निकाल लिया है, तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, एम एफ ऑफ आर यूनिट वेक्टर लगा लीजिए, ये आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और यहाँ क्या रह जाएगा आर क्रॉस आर डॉट वेक्टर। आर डॉट को किसको के लिए रिप्रेजेंट किया है, वी के लिए, वी इज द वेलोसिटी। तो इधर क्या बन गया हमारा, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। तो हम ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी तीन अलग अलग क्वांटिटी तो क्या लिखते हैं, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो हमारे पास तीनों ही दो तो हमारे पास आर वेक्टर है और थर्ड हमारे पास आर डॉट वेक्टर। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज करते हुए लिख लेंगे हम पहले आर डॉट वेक्टर आर माइनस आर इंटू में आर डॉट वेक्टर, और जो कांस्टेंट टर्म थी वो हमारी सेम रहेगी। आगे हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। हमें पता है कि अब किसी वेक्टर की जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आर के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या मान लिया, उसका मैग्नीट्यूड मान लिया आर, और आर डॉट के कोरस्पॉन्डिंग आर डॉट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रिलेशन क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू एम एफ ऑफ आर बाई आर इंटू आर डॉट का मैग्नीट्यूड आर वेक्टर, और आर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। तो इधर से हम क्या कर लेंगे आर स्क्वायर, तो हमने अब माइनस कॉमन ले लें हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस की टर्म हो जाएगी, ये प्लस की टर्म हो जाएगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो माइनस एफ ऑफ आर बाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पर इधर तो था नहीं, तो इधर क्या चलाया जाएगा बाई में। तो अब हम क्या करेंगे, इस आर को अंदर लेके चले जाएंगे, तो आर डॉट वेक्टर अपॉन आर हो जाएगा, इधर आर की क्यूब हो जाएगी। आर की क्यूब होते ही क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास जो एक आर था वो आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम एफ ऑफ आर स्क्वायर आर डॉट वेक्टर अपॉन आर माइनस आर वेक्टर आर डॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन बोलिए इस रिलेशन को जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है, इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी आर वेक्टर अपॉन आर नीचे वाला आर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है और आर ऊपर वाला वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखने के लिए हमने पहले शो करके दिखाया कि इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं। डी बाई डी टी आर वेक्टर अपॉन आर का अगर हम डी बाई डी टी करें तो क्या होता है, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव आर डॉट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस वन बाई आर स्क्वायर, और ये तो हमारा आर का हुआ, फिर पावर का होने के बाद क्या होता है डेरिवेटिव, तो आर का क्या हो जाएगा आर डॉट, तो हमारे पास क्या बचेगा आर डॉट बाई आर माइनस आर बाई आर स्क्वायर आर डॉट, तो यही हमारा ऊपर वाला आ गया। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आगे क्या लेंगे हम, एज वी कंसिडर द मोशन ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ फोर्स फॉलो इनवर्स स्केलर, कि हमने पहले ही बताया था कि जो हमारा हम क्या लेके चले हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है अंडर सेंटर फोर्स, और हमें पता है कि सेंटर फोर्स क्या करेगा, इनवर्स स्केल लागू क्या करेगा, फॉलो करेगा। कि एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस के बाई आर स्क्वायर होता है इनवर्स स्केल लॉ के अकॉर्डिंग, के कोई कांस्टेंट होता है, प्लस माइनस हमने नेचर को फोर्स के नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिए है, प्लस माइनस साइन लिए, प्लस साइन यूज करते हैं हम वैन फोर्स क्या हो रिपल्सिव हो, और माइनस साइन लेते हैं जब क्या हो अट्रैक्टिव फोर्स। आगे हम बता देंगे अभी। अब हमने क्या लिया, डी आर बाई डी टी लिया है, उधर जो हमने एफ ऑफ आर की वैल्यू थी हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ एफ ऑफ आर था, एफ ऑफ आर की जगह हम क्या रख देंगे प्लस माइनस के बाई आर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा डी आर बाई डी टी क्या बन जाएगा माइनस एम प्लस माइनस के बाई आर स्क्वायर, और इंटू में आर स्क्वायर डी बाई डी टी किसका आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो इधर माइनस साइन था तो प्लस माइनस से साइन क्या, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस में, तो माइनस प्लस
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो एम के डिवाइडेड टी ऑफ आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करेंगे, इस जो हमारी लेफ्ट राइट हैंड साइड थी उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगी। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बनने के बाद हम डी बाई डी टी कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर प्लस माइनस एम के आर वेक्टर अपॉन आर। तो अब देखो, किसी की भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जब वो क्या हो, जो हमारे पास जो क्वांटिटी हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट है। इधर आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप। आर की वैल्यू क्या लेके चले थे हम, पी क्रॉस जे। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जब वो वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसी वेक्टर को हमने कांस्टेंट को ही क्या माना है, कोई भी वेक्टर मान सकते हैं। मैंने यहाँ ए से डिनोट किया, आप बी से भी कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो। ये ही हमारा क्या है, लाप्लास रेंजे लेंज वेक्टर है। और इसी को क्या कहेंगे हम, ए को ही क्या कहेंगे, जो कि कांस्टेंट रहता है कब, जब पार्टिकल मूव करता है अंडर सेंटर फोर्स। इसकी क्या दिखाएंगे, इसका नेचर दिखाएंगे कि जे के विद रिस्पेक्ट उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब हम क्या करेंगे, इधर दोनों ही साइड हम क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं विद जे। तो ए डॉट जे हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पी क्रॉस जे डॉट जे प्लस माइनस एम के आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड डॉट जे। तो इधर हमें पता है कि जब हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो दो क्वांटिटी जब भी सेम होती हो तो उसका वैल्यू आता है जीरो। तो इधर भी क्या हो जाएगा, अगर जब इसको सोल्व करेंगे हम, जे की वैल्यू को पुट करेंगे आर क्रॉस पी, तो दो सेम हो जाएगी, तो बी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि हमें पता होता है कि ए क्रॉस बी डॉट बी, देखो दो वैल्यू सेम होगी तो जीरो, अगर आगे वाली भी सेम हो जाए तो भी जीरो। कोई भी दो क्वांटिटी जीरो होती है हमारा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में, तो हमारी इसकी वैल्यू ओवरऑल की वैल्यू जीरो आ जाती है। तो हमारी डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो अब हमारा जीरो वैल्यू किसकी है, ए डॉट जे की। जब भी किसी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ही क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर जो हमारा है लाप्लास रेंजे लेंज वेक्टर है, वो जो हमारे एंगुलर मोमेंटम है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। कि परपेंडिकुलर है, तो अगर जे हमारे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन है तो ए क्या करेगा कि ए लाइज करेगा कि जो प्लेन ऑफ मोशन में जो प्लेन कर रहा है उस मोशन में क्या करेगा, लाइज करेगा ए, और जे क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। तभी तो हमारा दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो आपको बस इस लाप्लास रेंजे लेंज वेक्टर में यहाँ तक ये लिख के आना गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।